हाय फ्रेंड्स, हम अक्सर बॉडी फिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि एक सेम केमिकल या लाइगैंड प्रोड्यूसेस ऑपोजिट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन कहीं पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, कहीं पे वेजो डायलेशन करवा देता है। एडिनोसाइन अनदर न्यूरोट्रांसमीटर कहीं पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, कहीं पे वेजो डायलेशन कर देता है। तो ये ऑपोजिट टाइप के रिस्पॉन्सेस है। वैसे तो दोनों ही रिस्पॉन्सेस बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। उन कंडीशंस में, उन ऑर्गन सिस्टम्स में वो दोनों रिस्पॉन्सेस आर बेनेवोलेंट फॉर द बॉडी फिजियोलॉजी। लेकिन ये कैसे होता है कि एक सेम केमिकल लेकिन दो बिल्कुल उल्टे तरीके रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहा है? तो सारी चीजें आके रुक जाती है रिसेप्टर पे। रिसेप्टर और उससे जुड़ा हुआ चैनल, इसके ऊपर ये सारा डिपेंड करता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो ये जो वीडियो है आज का, हम यहाँ पे दो चैनल्स देखने वाले हैं और उनकी फिजियोलॉजी लर्न करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ए स्टिमुलस लाइक हाइपोक्सिया। जैसा मैंने कहा, हाइपोक्सिया किसी जगह पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, किसी जगह पे वेजो डायलेशन करवा देता है। लंग्स में, पल्मोनरी वेसल्स में हाइपोक्सिया लीड्स टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, लेकिन सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स में यानी बॉडी में बाकी सब जगह पे हाइपोक्सिया लीड्स टू वेजो डायलेशन। तो सेम हाइपोक्सिया प्रोड्यूसिंग ऑपोजिट रिस्पॉन्सेस। अब ये दोनों जगह पे यूजफुल रिस्पॉन्सेस है। जैसे लंग्स में एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये लंग्स के रीजन्स दिखाए हैं। सपोज ये दो अल्वियोला है। सपोज एक अल्वियोलस काम नहीं कर रहा या वो रीजन हाइपोक्सिक रीजन है, वहां पे वेंटिलेशन है ही नहीं, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं है, तो वो हाइपोक्सिक रीजन हुआ। अब वहां पे वेंटिलेशन नहीं है तो वहां पे ब्लड फ्लो रखने का क्या फायदा, वेस्ट हो जाएगा ना। तो होता यह है कि हाइपोक्सिया की वजह से उस रीजन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड जो है वो दूसरे बेटर वेंटिलेटेड अल्वियोलाई की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। हो गया ना यूजफुल रिस्पॉन्स। सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स, यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर कोई रीजन या कोई ऑर्गन टिश्यू हाइपोक्सिक है तो यहां पे होता है वेजो डायलेशन। तो हाइपोक्सिया की वजह से वेजो डायलेशन हुआ, वेसल एक्सपांड हो गई, इसका मतलब ज्यादा ब्लड फ्लो आया। ज्यादा ब्लड फ्लो आया मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आ गया और हाइपोक्सिया करेक्ट हो गया, करेक्टेड। तो यहां पे ये बेनिफिशियल हो गया रिस्पॉन्स। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों ऐसे ऑपोजिट टाइप के रिस्पॉन्सेस कैसे प्रोड्यूस हुए? आंसर है पोटेशियम चैनल, और टू बी मोर प्रिसाइज, O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एंड ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। ये जो पोटेशियम चैनल्स है इनको गेट्स है, और ये गेट्स ओपन या बंद होते हैं अकॉर्डिंग टू इंट्रासेलुलर O2 और इंट्रासेलुलर ATP। ठीक है, तो अब हम ये रिस्पॉन्सेस इन चैनल्स के एक के बाद एक देखेंगे। पहले देखते हैं लंग्स में पल्मोनरी ब्लड वेसल। तो आप देख पा रहे हो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, ये ब्लड वेसल है लंग्स में, और इस ब्लड वेसल की वॉल में है स्मूथ मसल सेल्स। तो ये तो आपको पता ही है कि स्मूथ मसल सेल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, स्मूथ मसल सेल जब रिलैक्स करती है तो ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है। राइट, ये एक स्मूथ मसल सेल है, इसको एनलार्ज करके देखते हैं। तो क्या देखते हैं हम? इस स्मूथ मसल सेल के मेम्ब्रेन में है अपना O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अब होता यह है कि इस रीजन में हाइपोक्सिया हुआ लंग्स में। हाइपोक्सिया होने से ये O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बंद हो जाता है। ये जो पोटेशियम चैनल के गेट्स है वो ऑक्सीजन को सेंस करके ओपन होने वाले थे। अब यहां पे है हाइपोक्सिया तो ये ओपन नहीं हो सकते, वो बंद रहते हैं। अब ये चैनल बंद होने की वजह से इंट्रासेलुलर पोटेशियम जो चल पड़ा था डिफ्यूजन होके सेल के बाहर जाने के लिए वाया दीज चैनल्स, वो आता है लेकिन इन चैनल्स को बंद पाता है, तो फिर वो जाके इनर एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन में लाइन अप हो जाता है।
इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन या इनर एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन के वहां लाइन अप हो जाता है। पोटेशियम लाइन अप होना मतलब पॉजिटिव चार्जेस लाइन अप होना, पॉजिटिव चार्जेस लाइन अप होना मतलब मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन एक्साइटेशन हो गया। स्मूथ मसल सेल हैज एक्साइटेड, एक्साइटेशन रिजल्ट्स इन व्हाट? एक्साइटेशन रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट मीन्स द ब्लड वेसल विल कॉन्स्ट्रिक्ट। तो हाइपॉक्सिया ने वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस किया। बाकी जगह पे, बाकी और सब जगह पे इन द बॉडी हाइपॉक्सिया लीड्स टू वेजोडाइलेशन। कैसे? तो ये एक सिस्टेमिक ब्लड वेसल है, उसके वॉल में हम देख रहे हैं स्मूथ मसल सेल्स। अब एक स्मूथ मसल सेल को एनलार्ज करके देखते हैं। इस सेल के मेम्ब्रेन में है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। चैनल पोटेशियम का ही है, लेकिन वो इंट्रासेलुलर एटीपी को सेंस करता है, राइट। तो अब इस रीजन में हो गया हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लैक ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। इंट्रासेलुलरली भी अगर ऑक्सीजन कम है तो एटीपीज बन नहीं सकती। लैक ऑफ एटीपीज इनसाइड द सेल। ये जो चैनल था वो इंट्रासेलुलर एटीपी को सेंस करके क्लोज होने वाला था। अब एटीपीज बने ही नहीं, तो ये चैनल पोटेशियम चैनल, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल कैन नॉट क्लोज, तो ये गेट्स ओपन रहते हैं। अब आप सोच सकते हो कि क्या होगा। इंट्रासेलुलर पोटेशियम जो डिफ्यूज करेगा फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो वो इन चैनल्स के जरिए बाहर चला जाएगा, क्योंकि गेट्स बंद नहीं हो पा रहे ना, गेट्स ओपन है। पोटेशियम एक्सेसिवली बाहर चला जाना, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस लीक आउट होना, एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस लीक आउट हो गए। इसका मतलब पीछे उन्होंने निगेटिव चार्जेस छोड़ दिए, एक्स्ट्रा निगेटिव, एक्सेस निगेटिव चार्जेस, और एक्सेस निगेटिव चार्जेस लाइन अप होना मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब मेम्ब्रेन हैज हाइपर पोलराइज्ड। और हाइपर पोलराइजेशन मतलब ये सेल अब इनहिबिट हो गई। स्मूथ मसल सेल इनहिबिट हो गई मतलब क्या? इट कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिलैक्स। तो स्मूथ मसल सेल will relax and that means the blood vessel will dilate। तो ये है systemic blood vessels में hypoxia resulting in vasodilation। चलिए इसके अलावा क्या ये चैनल्स और कहीं भी है बॉडी में? एक एक एग्जांपल दोनों का ले लेते हैं। O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, सोचिए कि और कहां है बॉडी में जहां पे ऑक्सीजन या हाइपॉक्सिया सेंस किया जाता है और रेस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है? जी, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। आपको पता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कैरोटिड आर्टरी और आर्च ऑफ एओर्टा के वॉल में होते हैं। यहां पे कैरोटिड का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दिखाया है। तो कॉमन कैरोटिड के वॉल में यहां पे कैरोटिड बॉडी है, उस कैरोटिड बॉडी के अंदर है हमारी कीमो सेंसिटिव सेल जिसका नाम है ग्लोमस सेल। ये ग्लोमस सेल जो है वो कीमो सेंसिटिव सेल है। कीमो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज द केमिकल दैट विल बी सेंस्ड बाय दिस सेल। तो हाइपॉक्सिया इज सेंस्ड बाय द कैरोटिड बॉडीज, और कैरोटिड बॉडीज मतलब उनके अंदर जो ग्लोमस सेल है उसके मेम्ब्रेन में ये O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है। तो अब क्या होगा? हाइपॉक्सिया हुआ, यहां पे इस रीजन में हाइपॉक्सिया हुआ, तो ये जो हाइपॉक्सिया सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है या O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है, उसके गेट्स बंद हो जाएंगे, जैसा कि हमने वहां पर भी देखा। इसका मतलब अब इंट्रासेलुलर पोटेशियम बाहर नहीं जा सकता, वो लाइन अप होगा ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये जो ग्लोमस सेल है इसकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। ये रिसेप्टर है, मतलब इसने रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट किया, डीपोलराइजिंग पोटेंशियल जनरेट किया। ये डीपोलराइजेशन will convert, this receptor potential will convert into action potentials which will be then transmitted by the 9th cranial nerve, और इसके impulses will reach the respiratory center। तो देखिए हाइपॉक्सिया था, सेंस हो गया, रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गए और सिग्नल्स भेजे गए
टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, तो वेंटिलेशन इज स्टिमुलेटेड एंड रिस्पॉन्स जो है वो उसका होगा। तो ये है O2 सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इन द कैरोटिड बॉडीज एंड दिस इज द रिस्पॉन्स दैट दे जनरेट। और एक एग्जांपल देखते हैं ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल का। ये काफी फेमस एग्जांपल है। ये होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल में। आपको पता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल रिलीजेस इंसुलिन। तो क्या होती है ये पूरी फिजियोलॉजी? हम जब खाना खाते हैं तो देयर इज इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल जो है वो इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में इंसुलिन को सिक्रीट करने वाली है। करेक्ट। लेकिन ये इंसुलिन जो है वो वेसिकल्स में स्टोर्ड है, और ये कैसे रिलीज होगा? बाय एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस के लिए चाहिए क्या, जरूरी क्या है? कैल्शियम। अब ये कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा रख नहीं सकते। आपको ये भी पता होगा कि कैल्शियम जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स के लिए बहुत डैमेजिंग होता है, इसलिए इसको कभी भी साइटोसोल में ज्यादा हाई नहीं रखा जाता। जब भी जरूरत होती है उसको बाहर से अंदर लाया जाता है और फिर काम खत्म होने पर बाहर फेंक दिया जाता है। तो अब इसको एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन के लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम कैसे अंदर आएगा? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के थ्रू। तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल मेम्ब्रेन के वोल्टेज को सेंस करेगा और ओपन होगा, और फिर कैल्शियम अंदर आएगा। अब ये मेम्ब्रेन का वोल्टेज चेंज कैसे हो, वहां पे पूरी कहानी है। देखिए, जब प्लाज्मा ग्लूकोज इंक्रीजेस आफ्टर मील्स, दिस प्लाज्मा ग्लूकोज विल एंटर द पैंक्रियाटिक बीटा सेल। अंदर आने के बाद दिस ग्लूकोज विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस विल जनरेट द ATPs, और अब ATPs प्रोड्यूस हुए हैं तो ये सेंस करके ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल विल क्लोज। वहां पे हमने क्या देखा था? हाइपोक्सिया की वजह से ATP जनरेट नहीं हो पाई थी और इसलिए ये चैनल क्लोज नहीं हो पा रहा था, वो ओपन रह रहा था। यहां पे ATP जनरेट हो रही है, उसको सेंस करके ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल विल क्लोज। इसका क्लोजर होना मतलब वही बात हो गई ना, पोटेशियम जो लीक आउट हो सकता था अब नहीं होगा। इंट्रासेलुलर पोटेशियम विल नॉट लीक आउट, इट विल जस्ट कम एंड अलाइन ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। पोटेशियम का इस तरीके से लाइनअप होना मतलब मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन मतलब एक वोल्टेज चेंज है, दैट विल बी सेंस्ड बाय द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स एंड दे विल ओपन। बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा थ्रू दीज चैनल्स, और फिर इंसुलिन विल बी सिक्रीटेड बाय एक्सोसाइटोसिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हुआ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल का। फाइनली इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, उसमें एक कैटेगरी है सल्फोनिल यूरियाज। ये इंसुलिन सिक्रिटागॉग्स है, यानी ये जब ड्रग देते हैं तो इंसुलिन सिक्रीशन होता है। कैसे होता है? तो इनका रिसेप्टर जो है, जिसको कहते हैं SUR, सल्फोनिल यूरिया रिसेप्टर, वो इस ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल पे ही है। तो ड्रग विल बाइंड विद दिस चैनल एंड द चैनल विल क्लोज। सेम जैसे ग्लूकोज की वजह से होता है वैसे ही अभी चैनल क्लोज होगा एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स विल फॉलो एंड द इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ड्रग। तो एक बहुत ही अहम किरदार है ये ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, पर्टिकुलरली इन द डायबिटीज एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये है पोटेशियम चैनल्स की कहानी, ऑक्सीजन सेंसिटिव एंड ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स।